Very good morning, students. I am Mrityunjay Singh, TGT Social Science, Kendriya Vidyalaya Mashrak. I welcome you all in my Social Science online class. Today, we will discuss the remaining part of the lesson The Rise of Nationalism in Europe, History, Class 10th. Let's start the lesson. इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के जिन टॉपिक्स पे चर्चा किया था, एक बार फिर से उनको हम रिकैप कर लेते हैं। हमने पार्ट फर्स्ट में नेशनलिज्म क्या होता है, व्हाट इज़ नेशनलिज्म, इस बात पे चर्चा किया था। इसके बाद हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पे चर्चा किया था और फ्रांस के क्रांतिकारियों ने कौन से ऐसे कदम लिए थे जिसके कारण से फ्रांस के लोगों में एक सामूहिक अपनेपन की भावना विकसित हुई थी। स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस अमंग फ्रेंच पीपल। ये सभी स्टेप्स थे जो फ्रांस के क्रांतिकारियों ने फ्रांस के लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना को विकसित करने के लिए लिया था। इसके बाद हमने नेपोलियनिक कोड पर चर्चा किया था, किस प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट जब सम्राट बना फ्रांस का तो उसने फ्रांस के लोगों और जिन क्षेत्रों को उसने जीता था वहाँ पे उसने कौन से सुधार किए, उन सभी सुधारों की चर्चा हमने नेपोलियनिक कोड में किया था। इसके बाद हमने लिबरल नेशनलिज्म पे डिस्कस किया था, उदार राष्ट्रवाद पे चर्चा किया था। उदार राष्ट्रवाद में हमने सामाजिक उदारवाद, राजनीतिक उदारवाद और आर्थिक उदारवाद पे डिस्कस किया था। इसके बाद हमने ट्रीटी ऑफ वियना पे डिस्कस किया था, किस प्रकार से 1815 में ऑस्ट्रिया में ड्यूक मेटरनिक के द्वारा एक कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने पार्टिसिपेट किया। और इस ट्रीटी में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो भी सुधार किए गए थे, जो भी रिफॉर्म्स किए गए थे, जो भी लॉज और रूल्स बनाए गए थे, उन सभी को रिवोक कर दिया गया, उन सभी को रद्द कर दिया गया। और एक बार फिर से फ्रांस में और नेपोलियन बोनापार्ट ने जिन क्षेत्रों को जीता था वहाँ पे एक बार फिर से कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया गया था। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के इस्टेब्लिश होने के बाद फ्रांस ही नहीं बल्कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो भी क्षेत्र जीते गए थे वहाँ पे कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स ने उन सभी एक्टिविटीज़ को सप्रेस करना शुरू किया जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट या कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के लीगलिटी पर क्वेश्चन उठाती थीं। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के लिए नियम बना दिए जिसमें अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पे नियंत्रण लगा दिया जो फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े थे, जो फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से जुड़े थे। उन सभी चीज़ों पे कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स ने रोक लगा दी और उन सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करना शुरू किया जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियां करते थे। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय से अनेक लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अंडरग्राउंड होकर उन सभी क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाया और उनका प्रसार किया। और इस प्रकार से उन्होंने कई सारे सीक्रेट समाजों का, गुप्त समाजों का गठन किया जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थीं। 1815 में कई यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करने और उनके विचारों को फैलाने के लिए गुप्त समाजों का गठन किया गया था। द रेवोल्यूशनरीज In 1815, secret societies were formed in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. Revolutionaries opposed monarchical form and fight for liberty and freedom. ये क्रांतिकारी समूहों ने राजशाही रूपों का विरोध किया था, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। यहाँ पे एक क्रांतिकारी के बारे में हम चर्चा करेंगे जिसका नाम था जोसेफ मैज़नी। जोसेफ मैज़नी was born in 1807 in Geneva. जोसेफ मैज़नी का जन्म जेनेवा में 1807 में हुआ था। जब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ
यंग होकर उसने कार्बोरी नामक एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया। ही बिकेम द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी। He founded two more underground societies. First, Young Italy in Marseilles, and second, he founded Young Europe in Bern. उसने दो गुप्त समाजों की स्थापना की थी, एक मार्सेलिस में यंग इटली और दूसरा बर्न में उसने यंग यूरोप का। ये यंग इटली और बर्न और यंग यूरोप दोनों ही सीक्रेट सोसाइटीज इतने ही फेमस हुए कि इसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों कि जो युवा थे उन्होंने इन दोनों सीक्रेट सोसाइटीज़ को ज्वाइन किया। इस प्रकार से जोसेफ मैज़नी ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को इन दोनों सीक्रेट सोसाइटीज़ के माध्यम से कैरी आउट किया था, कंडक्ट किया था। द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 to 1848। इन जुलाई 1830 बर्मन किंग were overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head। जुलाई 1830 में बॉर्मन किंग्स को उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। एक बार फिर से फ्रांस में क्रांति हुई। आपको मैं रिमाइंड करा दूं कि 1815 में 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना जब हुआ था, फ्रांस में एक बार फिर से बॉर्मन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कर दिया गया था। लेकिन फिर से जुलाई 1830 में एक बार फिर से फ्रांस में क्रांति हुई और उस फ्रांस की क्रांति में बॉर्मन डायनेस्टी को एक बार फिर से रूट आउट किया गया, उखाड़ फेंका गया और लुइस फिलिप संवैधानिक राजतंत्र को उसने स्थापित किया और वहाँ का राजा बना। जुलाई क्रांति ने ब्रुसेल्स में एक विद्रोह को जन्म दिया, जिसके कारण से बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम के नीदरलैंड से अलग हो गया। 1830 में जब फ्रांस में एक बार फिर से क्रांति हुई, इस क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप में हुआ। When French Revolution took place in 30, this French Revolution again affected entire Europe, and revolutions began in many parts of Europe. For example, 1821 में यूनानियों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। In 1821 ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। चलिए हम ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे डिस्कस करते हैं। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग एजुकेटेड एलीट अक्रॉस यूरोप वॉज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक घटना जो पूरे यूरोप में शिक्षित संभ्रांत लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाती है, वह है स्वतंत्रता का यूनानी युद्ध था। 1830 में जब फ्रांस में क्रांति हुई तो इस फ्रांस की क्रांति ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया, जिसके कारण से एक बार फिर से यूरोप यहाँ पे एक उदाहरण है स्वतंत्रता का यूनानी युद्ध। ग्रीक 15वीं शताब्दी के बाद से ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास 1821 में शुरू होने वाले ग्रीस के बीच स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का हिस्सा है। ग्रीस had been the part of Ottoman Empire since 15th century. The growth of revolutionary nationalism in Europe is a part of struggle for independence among Greeks is begin in 1821. Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from any West European who had sympathizes for ancient Greek culture. Poets, artists lauded Greece as cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against Muslim empire. ग्रीस में बुद्धिजीवी को निर्वासन में रहने वाले अन्य यूनानी रक्षकों से समर्थन मिला, साथ ही किसी भी सर्वश्रेष्ठ यूरोपीय से जिसकी ग्रीक संस्कृति के प्रति सहानुभूति थी उससे भी उनको सहारा मिला। कवि और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता के उद्घोष के रूप में ग्रीस की सराहना की और मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ अपने संघर्ष का समर्थन करने के लिए जनता की राय जुटाई। इस प्रकार से देखा जाता है कि ग्रीस से जो बाहर रह रहे थे, जिनको देश से निकाल दिया गया था, उन्होंने भी ग्रीस के स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना समर्थन दिया और उन सभी ने अपना समर्थन दिया जो ग्रीस से अपनी सहानुभूति रखते थे।
यहाँ तक कि कवि और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा ग्रीस को, और उन्होंने मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ अपने संघर्ष का समर्थन करने के लिए जनता की राय जुटाई। इट मीन ऑल पीपल हु हैड सिंपैथी with Greece supported Greek War of Independence. Romantic imagination and national feeling. Culture played an important role in creating the idea of nation. Art and poetry, stories, music helped express and shape nationalist feeling. राष्ट्रवाद का अर्थ केवल यही नहीं होता कि केवल देश की सीमाओं को बढ़ाना, बल्कि राष्ट्रवाद को प्रेरित करने के लिए और सारे माध्यम भी हो सकते हैं। इसमें रोमांटिक इमेजिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है? रोमांटिसिज्म क्या है? रूमानीवाद क्या है? रूमानीवाद कला और साहित्य का एक आंदोलन है, एक मूवमेंट है जो लोगों को प्रेरणा देता है, लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जगाता है। कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। संस्कृति ने राष्ट्र के विचार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कला और कविता, कहानियों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने और आकार देने में मदद की। किस प्रकार से आर्टिस्ट्स ने, पोएट्स ने अपनी कविताओं, अपनी कहानियों, और कलाकारों ने अपने संगीत के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत की। यदि हम राष्ट्रवाद की भावना के बारे में देखें, आज हम जब कभी भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब देशभक्ति के गाने हम सुनते हैं तो हमारे अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगती है। यही रोमांटिसिज्म है। जब हम उन कहानियों को पढ़ते हैं, जब हम नॉवेल्स को पढ़ते हैं जो हमारे क्रांतिकारियों से संबंधित होती हैं और उनसे हम प्रेरणा लेते हैं, हम अपने देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, यही रोमांटिसिज्म होता है। स्वच्छंदतावाद एक सांस्कृतिक आंदोलन जिसने राष्ट्रवादी भावना के एक विशेष रूप को विकसित करने की मांग की। राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करने में भाषा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाषा का राष्ट्रवाद को जगाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। चलिए हम बात करते हैं किस प्रकार से भाषा ने राष्ट्रवाद की भावनाओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। Romantic artists and poets generally criticize the glorification of reasons and science and focused instead on emotions, intuitions, and mythical feelings. Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common culture past as basis of nation. रूमानी कलाकारों और कवियों ने आमतौर पर कारण और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की। Means that romantic artists and poets did not believe in reason and science. They focused on emotions, वो भावनाओं पे फोकस करते थे। They focused on intuition, वो अंतर्ज्ञान पे फोकस करते थे। They focused on mythical feelings, उन्होंने रहस्यमय भावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। They made effort to create sense of shared collective heritage. उनका प्रयास एक राष्ट्र के आधार के रूप में एक साझा सामूहिक विरासत, एक सामान्य संस्कृति, अतीत की भावना पैदा करना था। रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स, उनका ये प्रयास था कि लोगों के अंदर एक ऐसी भावना विकसित हो जिससे वो अपने आप को एक समझें, वो अपने आप को एक देश का समझें, जिससे उनके अंदर राष्ट्रवाद और देश प्रेम की भावना विकसित हो। Collecting and recording these forms of folk culture were essential to project nation building. रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स ने फोक कल्चर को कलेक्ट करना, उनको रिकॉर्ड करना बहुत ही महत्वपूर्ण समझा, क्योंकि उनका मानना था कि ये फोक कल्चर राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient nationalist spirit, but also to carry the modern nationalist masses to large audience who were mostly illiterate. स्थानीय भाषा पे जोर दिया गया। लोकगीतों, folklore, folk songs
लोक नृत्यों पर जोर दिया गया। ये किस लिए किया गया? फॉकलोर, फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, इन सभी चीज़ों पे क्यों जोर दिया गया? लोकगीतों पे ही जोर क्यों दिया गया? क्योंकि लोकगीत स्थानीय भाषा में होते हैं और स्थानीय भाषा को लोग समझते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों या पढ़े लिखे ना हों, चाहे वो एजुकेटेड हों या अनएजुकेटेड हों, उनको स्थानीय भाषा समझ में आती है। इस कारण से रोमांटिक रेवोल्यूशनरीज़ ने, रोमांटिक पोएट्स और आर्टिस्ट ने लोकल लैंग्वेज पे, वर्नाकुलर लैंग्वेज पे बहुत ही ज़्यादा फोकस दिया, उस पर एम्फेसाइज किया। उन्होंने फोक लोर, फोक टेल्स को कलेक्ट किया और लोगों को सुनाया। फोक लोर और फोक टेल्स को इसलिए कलेक्ट किया गया ताकि लोग अपने पास्ट के गौरव को याद कर सकें, उससे प्रेरणा ले सकें और उनके अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो सके, नेशनलिस्ट फीलिंग क्रिएट हो सके, और वो देश को एक करने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए और एब्सोल्यूट मोनार्की को इरेडिकेट करने के लिए वो एक साथ खड़े हों। (1848) Revolution of Liberals. In many European countries in year 1848, a revolution led by educated middle class was underway. 1848 में कई यूरोपीय देशों में शिक्षित मध्यम वर्ग के नेतृत्व में एक क्रांति चल रही थी। In other parts of Europe, where independent nations state did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, the Austro-Hungarian Empire, यूरोप के अन्य हिस्सों में जहां स्वतंत्र राज्य अभी तक मौजूद नहीं थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, ये ऐसे राज्य थे जो उस समय देश के रूप में नहीं थे। वुमेन ऑफ लिबरल मिडिल क्लास कंबाइंड दियर डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। उदार मध्य वर्गों के पुरुष और महिलाओं ने राष्ट्रीय एकता के लिए संवैधानिकता की अपनी मांगों को क्रांति किया। लोगों की उस समय मांग थी कि संविधान की स्थापना की जाए, एब्सोल्यूट मोनार्की को हटाया जाए, उखाड़ फेंका जाए, क्योंकि 1848 तक फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो चुकी थी, संवैधानिक लोकतंत्र वहाँ पे स्थापित हो चुका था, राजा के शासन को उखाड़ फेंका गया था और फ्रांस एक नेशन के रूप में इमर्ज हो चुका था, फ्रांस एक राष्ट्र के रूप में आ चुका था, उसका उदय हो चुका था। तो यूरोप के अन्य राज्य भी फ्रांस से प्रेरणा ले रहे थे। अदर स्टेट्स ऑफ यूरोप वर गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्रांस। वो भी चाहते थे कि उनका भी राष्ट्रीयकरण हो, उनका भी नेशनलिज्म हो, और राष्ट्रीयकरण करने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए, और इनमें मिडिल क्लास के द्वारा जो क्रांति की गई वो सबसे महत्वपूर्ण थी। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, मिडिल क्लास के द्वारा जो क्रांति की गई, जो रेवोल्यूशंस किए गए, उनमें से एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। A large number of political associations came together in Frankfurt to vote for an all-German National Assembly. एक अखिल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करने के लिए फ्रैंकफर्ट में बड़ी संख्या में राजनीतिक संघों ने एकजुट हुए और वो एक साथ आए। On 18 May 1848, 831 elected representatives marched to take their places in Frankfurt Parliament, convened in Church of St. Paul. 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने सेंट पॉल चर्च में आयोजित फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान लेने के लिए मार्च किया। जब बड़ी संख्या में राजनीतिक संघों ने एक नेशनल असेंबली के लिए वोट करने का प्रयास किया तो इलेक्शंस करवाए गए। इलेक्शंस करवाने के बाद लगभग 831 रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए गए और ये 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स 18 मई 1848 को उन्होंने फ्रैंकफर्ट में एक पार्लियामेंट आयोजित किया और उन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। The constitution drafted for German nation was headed by monarchy, subject to parliament.
जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का गठन एक राजतंत्र की अध्यक्षता में किया गया जो संसद के अधीन था। आपको याद होगा फ्रांस में भी एक बार जब फ्रांस की क्रांति 1779 में हुई थी तो वहाँ पे एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी जिसमें संविधान ही सर्वश्रेष्ठ था और राजा संविधान के अंतर्गत था। यही काम जर्मनी में भी हुआ। जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का गठन एक राजतंत्र की अध्यक्षता में किया गया था जिसमें संविधान ही सबसे महत्वपूर्ण था और राजा संविधान के अंतर्गत आता था। The crown was offered the Frederick Wilhelm, King of Prussia, but he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. क्राउन ऑफ प्रशिया को, प्रशिया एक वहाँ पे स्टेट था, वहाँ के राजा फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को पूरे जर्मन राष्ट्र के राजा के रूप में पेश किया गया। उसको कहा गया कि पूरे जर्मन राष्ट्र का वो राजा रहेगा लेकिन वह संविधान के अंतर्गत ही काम करेगा। लेकिन फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने इसको रिजेक्ट कर दिया और उसने नेशनल असेंबली को अपोज करने के लिए दूसरे मोनार्क्स, दूसरे राजाओं को ज्वाइन किया, उनके साथ शामिल हो गया। इस प्रकार से नेशनल असेंबली को सप्रेस कर दिया गया और नेशनल असेंबली रिवोक कर दी गई। नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के माध्यम से कि एक मिडिल क्लास के द्वारा एक स्टेप लिया गया, एक प्रयास किया गया यूनिफिकेशन का, एक राष्ट्रवाद का, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का, जर्मनी के एकीकरण का, कि जर्मनी को एक करके एक राष्ट्र के रूप में उसको यूनिफाई किया जाए। चलिए हम बात करते हैं अब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में आता है। Nationalism in Europe moved away after 1848 and Germany and Italy came to be unified as nation state. 1848 के बाद राष्ट्रवाद पूरे यूरोप में जंगल की आग की तरह फैला और कई ऐसे राज्य थे जो राष्ट्र के रूप में उभर कर आए। इनमें जर्मनी और इटली बहुत ही महत्वपूर्ण थे क्योंकि जर्मनी और इटली का 1848 के बाद यूनिफिकेशन हुआ। चलिए हम बात करते हैं अब जर्मनी की यूनिफिकेशन की। प्रशिया जो कि एक जर्मन स्टेट था, प्रशिया टुक ओवर अ लीडरशिप ऑफ मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस वाज चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क। ही कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। जर्मनी का एकीकरण। अब हम देखते हैं जर्मनी। प्रशिया ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व संभाला। इस प्रक्रिया में वास्तुकार इसके मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क थे जिन्होंने प्रशिया की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी को एक करने का प्रयास किया। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France in that in Prussian victory and completed the process of unification. प्रशिया ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों में 3 युद्ध किए और इस प्रकार इन तीनों युद्धों में प्रशिया की विजय हुई और जो भी राज्य ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के पास थे उन सभी जर्मन राज्यों को इनसे छीन लिए गए और उसको जर्मनी में मिला लिया गया और इस प्रकार से जर्मनी का यूनिफिकेशन पूरा होता है। जनवरी 1871 Prussian King William I was proclaimed German Emperor. In January 1871 the Prussian King William I was proclaimed German Emperor. 1871 में प्रशिया के राजा विलियम फर्स्ट को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। An assembly was held to proclaim the new German Empire. नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा के लिए एक सभा आयोजित की गई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जर्मनी की यूनिफिकेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ऑटो वन बिस्मार्क, इसको आपको याद रखना है।
उसके बाद 3 wars ओवर 7 years विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। उसके बाद 7 वर्षों में 3 युद्ध जो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ हुए। इसको आपको याद रखना है, ये दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इन 1871 प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर, और 1871 में प्रशिया के राजा विलियम फर्स्ट को जर्मन का सम्राट घोषित किया गया। इस बात को आपको याद रखना है। तो आपको जर्मनी के यूनिफिकेशन में 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क। सेकेंड, 3 wars ओवर 7 years विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। थर्ड, in 1871 Prussian king William I was proclaimed German emperor. Prussian king William I became the first king of United Germany. यहाँ पे आप देख सकते हैं जर्मनी का यूनिफिकेशन किस प्रकार से जो भी स्टेट्स दूसरे राज्यों के पास थे, जो भी एरिया दूसरे राज्यों के पास थे, उनको छीन लिया गया और उनको जर्मन कॉन्फेडरेशन में शामिल कर लिया गया, और इस प्रकार से पूरे जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है।